क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 29 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो मेन एग्जामिनेशन है जैसे कि यूपीएससी के अलावा जो स्टेट पीसी एग्जामिनेशन होते हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे वो क्या क्या हैं। देखिए ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना होगा सीटी वैल्यू क्या आई है, पूछते हैं लोग आरटीपीसीआर के टेस्ट के बाद में कोविड से संबंधित। तो उसकी क्या चीज़ होती है क्या पूरा बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी भी है ये। और अगला है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है, सुशासन वाला एक सूचकांक निकाला है शैंडलर ने, उससे संबंधित क्या बात है समझेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये लाया गया है अभी किस चीज़ से संबंधित, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है, इसके बारे में जानेंगे। भारत 2020 में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्चा यानी मिलिट्री स्पेंडिंग में जो है तीसरे सबसे बड़ा बन गया है। ठीक। और देखिए आज का जो है आप लोग नाच सकते हैं कस के, क्योंकि आज है इंटरनेशनल डांस डे। ठीक। खुशी देखो, डांस एक ऐसी चीज़ है, क्लासिकल डांस भी है, फोक डांस भी है, कुछ भी अच्छा होता है तो हम उसको प्रदर्शित करते हैं डांस करके। ठीक। तो उस तरीके से अगर आप सोचो तो बढ़िया है। आप बाथरूम डांस भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। खुशी को इजहार करिए, खुश रहिए। इस समय कोरोना के टाइम पे खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। इस निगेटिविटी को झेलने के लिए इसको जो है कम करने के लिए पॉजिटिविटी और चाहिए जरूरी। ठीक। कोविड पॉजिटिविटी नहीं, वैसे पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, सोच सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को होता है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि 2021 ईपीएफओ 2020 यूपीएससी 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। और आप लोग इसमें जो है टेस्ट सीरीज होता है, 1-to-1 डिस्कशन होता है और पूरा स्टडी मटेरियल आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला पेड ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 3096960608 पे कॉल करके। ठीक। देखिए सीटी वैल्यू जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूरा मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको। इसका जो फुल फॉर्म है वो है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक। सीटी वैल्यू, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू कोविड टेस्ट में। कोविड टेस्ट कौन सा? आरटीपीसीआर वाला। आजकल जो है सार्वजनिक जो वोकेबलरी उसमें उसका ये शब्दावली जो है उसमें ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गई है कि भाई सीटी वैल्यू क्या है। लोग कहते हैं कि जितना कम होता है उतना जो है सीवियर होता है। भारत में आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है 35 सीटी वैल्यू से कम को जो है पॉजिटिव माना जाता है आपका, कि कोरोना COVSAR जो 2 है इसका वायरस है हमारे अंदर। ठीक। 35 से नीचे अगर आपकी वैल्यू आ रही है, और लोग जैसे मेरा खुद का जो है कोरोना में जब पॉजिटिव हुआ था तो मेरा था 18, तो ये काफ़ी सीवियर था। ठीक। और आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि अब मेरी रिपोर्ट जो है कल जो है निगेटिव आ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एहतियात छोड़ दूँ। एहतियात वैसे ही रखना है, प्रोएक्टिवनेस, मतलब इसके चंगुल में फंसना नहीं है। एक बार फंसे तो दिक्कत बहुत बढ़ सकती है। ठीक। तो ये है कि गुड न्यूज़ ये है कि निगेटिव जो है रिपोर्ट आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, और इसको जो है अपना प्रिकॉशंस लेते हुए आगे रखना है। तो मेरी 18 वैल्यू थी ये COV-2 वाला। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि इसको सीटी वैल्यू आती है इस तरीके से। अब देखिए क्या होता है कि हमारे जैसे आप लोगों ने किसी ने टेस्ट करवाया होगा या देखा होगा आपने, तो वो लोग स्वैब लेते हैं। स्वैब होता है आपका गले के अंदर से, ठीक है, थ्रोट से ले लिया, और आपका जो है नोज़ के अंदर से ले लिया। उस स्वैब में आरएनए होता है, समझना पूरी एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो एक साथ फ्लो चार्ट से। आरएनए होता है, आरएनए से हम क्या करते हैं, हम डीएनए बनाते हैं। ठीक। डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं। ठीक। तो एक मतलब डीएनए एक था, एक मान लीजिए था, एक से दो हो गया तो ये एक साइकिल हुई। ठीक। दो से ये चार हो गए, समझना। ठीक। तो ये दूसरी साइकिल हुई। ठीक। और उसके बाद चार से जो है कितने हो जाएंगे, दो दो करोगे तो आप 8 हो जाएंगे। ठीक। तो ये तीसरी साइकिल हुई। तो आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, जितना मल्टीप्लाई होने में, रेप्लिकेट होने में, एक से दो, दो से तीन, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, तो ये एक एक साइकिल को दर्शाता है। और इस साइकिल में जिस जैसे तीसरी साइकिल पे है, ठीक, और उसी समय अगर वायरस डिटेक्ट हो गया, क्योंकि फिर जितना फिर जो आसानी होती है आरटीपीसीआर में, जो आपका एक मतलब चमकीला पदार्थ होता है वो दिखाने लगता है कि हाँ यार वायरस है। तो जितनी कम साइकिल पे वायरस आपको दिखने लगे, या फिर जिस साइकिल पे भी आपको वायरस दिखने लग जाए, उसको हम बोल देते हैं। जैसे मेरे वाले केस में क्या था कि 18 जब साइकिल हुई होगी
जो डीएनए निकाल के जब उसको हम डबल कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तभी उनको जो है कोरोना वायरस वाला दिख गया है SARS-CoV-2। तो उन्होंने कहा कि हाँ यार पॉजिटिव तो है, डिटेक्टेड है, ठीक है। और अगर 35 साइकिल के बाद में दिखता है तो हम जो है निगेटिव माने जाते हैं, ये वाली चीज़ है। तो जितना जल्दी दिख गया उतना बढ़िया, उतना मतलब जो है ज़्यादा। वैसे आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि सीवियर है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस किसी का कम हो तो वो सीवियर हो। ये देखो, ये एक आम बोल उसमें है कि भैया जितना कम है उतना सीवियर बोला जाता है। मेरी रिपोर्ट जब आई थी तो उसमें यही लिखा हुआ था, तो मैंने भी इसको सोचा। लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ पे सीवियर को इस पैमाने पे ले रहे हैं कि आपके अंदर वायरस हो, ठीक, और आपकी वैल्यू मान लीजिए 10 ही है सिर्फ, लेकिन आपको सिम्टम कोई ना हो। तो ये भी एक चीज़ है। तो एसिम्टोमेटिक भी जो है वो उनको भी कोरोना पॉजिटिव बिल्कुल हो सकता है, वो बिना जाने कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, और एज ए कैरियर उस वायरस का जो है फैलाते रहते हैं। वायरस इधर से उधर, इधर छू रहे हैं, उधर छू रहे हैं, नाक छुआ, मुंह छुआ, फिर कहीं छू लिया, छींक आई, फिर इधर उधर छू लिया, ठीक। तो ये सारी, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक। और ये कोविड-19, अब देखिए थोड़े फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। CT वैल्यू RT-PCR का होता है, डीएनए निकालते हैं, एम्पलीफाई वर्ड यूज़ करते हैं लोग मल्टीप्लाई करने का, ठीक। डीएनए जो मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, अनुवांशिक मटेरियल जो डीएनए है उसका, और इसमें एक कॉपी से दो से इसको जो है एक साइकिल माना जाता है। और उसके बाद फ्लोरेसेंस, ये चमकीला पदार्थ जो होता है PCR पे वो चमकने लगता है जैसे ही उसको वायरस दिखता है। तो कम साइकिल पे दिख जाए तो जल्दी चमकने लगेगा। इम्पॉर्टेंट ये इसीलिए कि ICMR ने 30 से 35 रखी है वैल्यू। अच्छा, महाराष्ट्र ने पीछे जब बढ़ रहे थे केसेस तो उन्होंने कहा था कि 24 कर दीजिए, 24 के ऊपर अगर किसी को दिखता है तो वो निगेटिव माना जाए, लेकिन ICMR ने मना कर दिया था इसके बारे में। और सिग्निफिकेंस इसका यही है कि जो है हमारा इस जो ये वैल्यू है ग्लोबली जो है 35 से 40 रखी आती वैल्यू, ठीक। ICMR ने हमारे यहाँ जो है 35 रखी है। और समझने वाली बात यह है कि जो टेस्टिंग इक्विपमेंट बनाते हैं मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, निर्माता, वो बताते हैं कि कितना रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र कह दे कि 24 तो हम वैसे रख लें, अगर है ना। तो ये वाली चीज़ है। अब इसमें देखो कमर्शियल एंगल भी हो सकता है, क्योंकि किट बनाने वाले और ट्रायल ये बनाने वाले उनको लगता है यार 35 से नीचे अगर हम कर देंगे तो कम लोग टेस्ट कराएंगे, कम, एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कराएगा, वो सारे एंगल होते हैं। लेकिन यार हेल्थ के लिए ये सब तो चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। और 35 की वैल्यू आई है, और इसमें लैब वैब से सबसे अच्छा सीवियर यहाँ पे ये है कि कम वैल्यू है तो सीवियर है क्या, इस मतलब ये है कि आपको कोई सिम्टम नहीं भी देख सकते हैं। अगर आप वैल्यू मान लीजिए आपकी सिर्फ 5 है, CT वैल्यू, साइकिल ट्रांसमिशन वैल्यू, ठीक, तब भी जो है आप हो सकता है कि आपके अंदर सिम्टम कोई ना हो। तो ये जो है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है आपका कोविड-19 से अब जो है आप आराम से किसी को भी बता सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है शैंडलर गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स है ये। और ये शैंडलर ने इसको भी किया है, ये पहला एडिशन एनुअल सीरीज़ का आ गया है अभी। इंडिया की रैंकिंग बेहतरीन 49 आई है 104 कंट्रियों में। और कंट्री के जो क्षमताएं होती हैं, जो उनका परिणाम होते हैं, उसके अनुसार जो है ये रैंकिंग दी जाती है। एज़ यूजुअल फिनलैंड एक और स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसको पहला स्थान मिला है इसमें। सिंगापुर एशिया से, ठीक, आपका इसमें ओशियानिया, और कनाडा ये अमेरिकाज मतलब महाद्वीप से, यानी कि अमेरिका महाद्वीप, या फिर जो है आप इसको कह सकते हो कॉन्टिनेंट से। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो सब हैं यूरोप से। तो एक तो पहले 10 में 7 यूरोप से हैं, ठीक। सिंगापुर में ही शैंडलर जो आप देख रहे हो ये सिंगापुर में ही है संस्था, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो निकालती है। और ये न्यूजीलैंड जो है ओशियानिया में है, और आपका जो कॉन्टिनेंट है, और कनाडा अमेरिकाज में। इसके 6 जो है पैरामीटर्स हैं, लीडरशिप एंड फोरसाइट, ठीक है। लीडरशिप एंड फोरसाइट मतलब समझना, अच्छी जो है वो होनी चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को कि लीडर असली कौन सा होता है आपके अनुसार, ये वैसे तो क्वेश्चन है। चलिए लीडर पे आप लोग ज़रा कुछ आप लोग को बताना है कमेंट करके, 1-2 लाइन से ज़्यादा नहीं, कि असली लीडर कौन होता है, ठीक। फिर मैं पिन करके हाईलाइट कर दूंगा कमेंट कि जो है मेरे हिसाब से क्या असली लीडर होता है, और क्या आपको लिखना चाहिए अगर एग्ज़ाम में आता है तो, ठीक। लीडरशिप हो गया, और रोबस्ट पॉलिसीज़, कानून अच्छे बनने चाहिए, जो है अच्छे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ठीक है,
जो आपके संस्था बनी है। फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप होनी चाहिए, मतलब वित्तीय जो है समझ होनी चाहिए, कब क्या करना, कितना पैसा देना है। मार्केट प्लेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना मोदी जी की डिमांड है हमारे यहाँ, तो मतलब हम लोग एक तरीके से मार्केट हम लोग को दिखाया दर्शाया जाता है कि हम लोग मार्केट हैं, आओ हम लोग को बेचो सामान, ठीक। और उसके बाद जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस रेपुटेशन है, और हेल्पिंग पीपल राइज, हम मतलब पीपल को बढ़ने के लिए, उठने के लिए भी हेल्प करना। गवर्नमेंट का तो काम ये भी है ना, वेलफेयर स्टेट है हम लोग, ठीक। ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है वेलफेयर स्टेट को? आर्टिकल नंबर 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए सिविल सर्विसेज इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस होता है इंडियन गवर्नमेंट का। जो सिविल सर्विसेज उसका नवचार, अच्छे अच्छे जो है नए जो है प्रैक्टिसेस लाएं, अपनी क्षमता बढ़ाएं, ठीक है। और जो रिपोर्ट आई है शैंडले वाली, इसमें प्रैकेडेमिक्स इन्होंने रिकमेंड किया है। प्रैकेडेमिक्स क्या होता है कि ज़्यादा अच्छी समझ होना कि क्या अनुसंधान और क्या डेटा हमारे पास है, उसका मतलब प्रैक्टिकल समझ होना। जैसे कि मान लीजिए कि कह दिया कि 100 हॉस्पिटल है हमारे पास, ठीक। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। प्रैकेडेमिक्स का पहले समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रैकेडेमिक्स का मतलब ये होता है कि एक बेहतर, कठोर, मजबूत समझ होना आपका रिसर्च और डाटा से संबंधित, जो प्रैक्टिकल सेंस ऑफ बताए कि भारत मतलब गवर्नमेंट को सक्सीड होने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक। तो मान लीजिए अगर कह दिया एक डेटा हमारे पास ये है, हमने रिसर्च करी कि 100 हॉस्पिटल है, ठीक। तो हम खुश हो गए कि अरे 100 हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है। अब अगर मान लो कि जो है आपका भारत देश में, एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि भारत देश में 100 हॉस्पिटल है, हम खुश हो गए, लेकिन रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई। मान लीजिए सिर्फ 100 हॉस्पिटल यहीं पे हैं, तो पूरे देश को कवर कर पाएगा क्या ये, ठीक। और या मान लीजिए जो हॉस्पिटल हैं भी वो जो है जैसे टर्शरी नहीं है, ठीक, खाली जो है सेकेंडरी या फिर जो है प्राइमरी है, तो क्या पूरी सारी जो डिजीज़ है उनको कवर कर पाएगा? तो ये सारी चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास जो हो रही है। जैसे आज के टाइम पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन सरकार के अनुसार है, लेकिन क्या सरकार ग्राउंड ये समझ रही है कि भैया ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है? जो काला बाजारी हो रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और ऑक्सीजन की वाकई में किल्लत हो गई है, तो क्या उसको समझ पा रहा है क्या? तो प्रैक्टिकल समझ होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को अगर आगे बढ़ना है तो। इस सूचकांक के जो 7 स्तंभ हैं वो कौन कौन से? नेतृत्व और दूरदर्शिता, फोरसाइट, मजबूत कानून नीतियाँ, मजबूत संस्थान, वित्तीय प्रबंधन, आकर्षक बाजार, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा, और लोगों की मदद करने में वृद्धि। तो ये जो है 7 उसमें थे। फिनलैंड ने टॉप किया है इसको। जो मैंने 7 कंट्री यूरोप की ये बता दिया था पहले ही। 10 कंट्रियों को मतलब ज़्यादातर हाई इनकम कंट्रीज़ है, मतलब यहाँ पे लोगों की जो आय है वो ज़्यादा है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसके अनुसार, ठीक। डॉलर में बताता है कि इससे ज़्यादा अगर पर कैपिटा जो है कमा रहा है तो वो हाई इनकम है, इससे कम कमा रहा है तो लो इनकम है। ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन आती है, ठीक। हमारी नेबरिंग कंट्री में देखा जाए तो श्रीलंका की 74 है, पाकिस्तान 90 है, और नेपाल 92 है, 92 है। और ब्रिक्स में देखो रशिया हमसे अच्छा है, 48 है, हमारी कितनी थी? 49 थी, ठीक। ब्राज़ील 67 है, चाइना 140वां लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जो है ये कितने क्लासीफाइज 104 कंट्रीज़, तो ये वाली चीज़ है कि 140वां नहीं हो सकता। एक बार चेक करिए इसको और बताइए कि कितनी रैंक होगी चाइना की। और साउथ अफ्रीका की है 70th, यानी कि 70वीं। इंडिया गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट करता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को किसका बर्थडे होता है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और ये जो इंस्टीट्यूट है, शैंडले इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। अच्छा है ये वाला काफ़ी अच्छा सूचकांक था। एक और सूचकांक ये हम लोग पढ़ेंगे, सैन्य जो एक्सपेंडिचर है उससे संबंधित। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। संदर्भ क्या है? देखिए अभी क्या हुआ है कि हमारे यहाँ भारत में लिक्विड ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ गई। कल भी हम लोगों ने इसे कवर किया था, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की बात हुई थी। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हम लोगों ने अच्छे से किया था कल, ठीक। क्या चीज़ होती है क्या नहीं है, अभी कल ही हम लोग ने इसको देखा था कि लिक्विड जो है मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है। 99% प्योरिटी होती है, उसको ठंडे उसमें सिलेंडर में रखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें, स्टोरेज वाली बात करी गई थी। अब इसकी कमी हो गई भारत में। क्या हुआ कि कोरोना है, समझिएगा पूरी एक चीज़ बेसिक से समझा करिए। कोविड की वजह से क्या होता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है। अब जो लोग जो है एस्थमेटिक हैं, अस्थमा है, जिनको सांस की बीमारी है,
या जो भी है, तो लंग्स किससे बनता है? एल्वियोली से बनता है। ठीक, एल्वियोली उसका, जैसे कि किडनी का जो बेसिक वो होता है, यूनिट होती है, वो होती है नेफ्रॉन, वैसे ही लंग्स का जो है एल्वियोली होता है। अब क्या है कि कोरोना की वजह से लंग्स हो जाते हैं उसमें जो है पूरा पस वस वो सब भर जाता है। ठीक, और उसकी वजह से वो जो है उसमें से जो ऑक्सीजन है वो पास होना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो अब इससे क्या होगा कि भैया सांस लेने में मुश्किल होगी उसे। ठीक, और वो ना कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है ना एक्सपेंड हो पा रहा है लंग्स, इसीलिए तो हमें फिर क्या है, नेचुरली वो मुश्किल होती है, तो हम ऑक्सीजन मेडिकली जो है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ और बीच में किया जाता है, कई लोग को ये होता है जनहित में जाहिर, मतलब एक जो है जागरूकता भी हो जाएगी कि नेबुलाइज़र का, लोग सोचते हैं कि नेबुलाइज़र पता नहीं क्या होता है। नेबुलाइज़र क्या करता है कि लंग्स जो फेफड़े हैं हमारे, उसमें जो ये पस जो ये जम गया है, ठीक, उसको बाहर निकाल देता है। तो जब वो बाहर निकल जाएगा तो नेचुरली फिर से जो है वो सांस लेने में आसानी हो जाएगी। हालांकि ये सिम्टम को रोकता है, फिर से वो पस बनने लगता है, तो लगातार यूज़ करना पड़ता है नेबुलाइज़र। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब नेचुरली नहीं ले पाता, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक, और इस समय हिंदुस्तान में आप समझ ही रहे हो कि कितनी ज़्यादा लिक्विड ऑक्सीजन, मुझे पीछे 1 2 3 दिन पहले बहुत गुस्सा भी आ गई थी। तो ये वाली बात है। तो उसमें क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्होंने लेके आए हैं, और उसके एवज में इन्होंने कहा है अभी कि कोई भी जहाँ पर भी लिक्विड ऑक्सीजन बनती है वो अब बनेगी सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए। ठीक, क्योंकि देखो लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है ये कंबस्टेबल भी है, अच्छे, जैसे आपने स्टील बनाने में और भी कई सारी जगहों पे जो है इसको जो है एक कंबस्टिबल मतलब ज्वलनशील उसको बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो और भी जगह यूज़ होती है। अब उन्होंने कह दिया कहीं पे कोई और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो मेडिकल यूज़ के लिए ही बनाई जाएगी इस समय तक। कि हमारे यहाँ जो डिमांड है, हॉस्पिटल से लोग सड़कों पे मर रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही ख़राब स्थिति है। मतलब इससे घबराना नहीं, इससे निपटना है, समझते हैं, लेकिन यार जो जाने चलेंगे, मैं समझता हूँ वो कोविड से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से समझ गए। ऑक्सीजन की कमी ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नया है, जब शुरुआत में मुझे याद है 2017-18 में भी गोरखपुर में कई सारे बच्चे, नवजात शिशुओं की भी जो है जान चली गई थी ऑक्सीजन की कमी से। ठीक, तब कौन सा कोरोना आया हुआ था? तो मतलब ये तो खाली एक एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, प्रोएक्टिवनेस नहीं है आपके पास। जैसे ये भी हम लोगों ने गुड गवर्नेंस पढ़ा ना अभी सूचकांक, तो उसमें ये समझना जरूरी है कि हमें आगे क्या चीज़ हो सकती है। क्या लोगों को ये नहीं पता था कि कोविड की वजह से लंग्स खराब होने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड पड़ेगी? 135 करोड़ की जनता है, हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए। मतलब जब प्यास लगेगी तभी कुआं कूदोगे क्या? तब तक तो लेट हो जाओगे। अब वो फिर वही बात हो जाती है, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो कई लोग, तो ये चीज़ है अभी फिलहाल। ठीक, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत। इन्होंने पहले जो है 9 जो है उसको एग्जाम्प्ट कर रखा था, अब कह दिया नहीं नहीं, हर जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन बनेगी सब मेडिकल यूज़ के लिए बनेगी। ये सिर्फ बताया, और इमीडिएट यूज़ मतलब इफेक्ट से, ये प्रभाव से जो है तुरंत इसको लागू कर दिया है गवर्नमेंट ने, मतलब सप्लाई बढ़ सके, ये सारी चीज़ें यहीं पे ये बताई गई हैं। ठीक, जो 9 जो सेक्टर्स थे जो पहले इन्होंने, जहाँ पे कहा था कि इनको एग्जाम छोड़ के बाकी लोग जो है मेडिकल यूज़ के लिए लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बनाएंगे, ये पढ़ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कहीं पूछ ले भैया लिक्विड ऑक्सीजन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो क्वेश्चन बनेगा तो ये आ जाएगा। फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, जैसे आप लोगों ने मथुरा में जाते समय देखा होगा इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। स्टील प्लांट, एम्प्योल, वियाल्स, न्यूक्लियर एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर मैन्युफैक्चरर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड एंड वाटर प्योरीफिकेशन, और प्रोसेस इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे भी लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ होता है। मान लो वहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इनमें से कहाँ पे नहीं होता है या फिर कहाँ कहाँ पे होता है, तो आपको आसानी रहेगी। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, 23 दिसंबर को लागू हुआ 2006 में। 11 इसमें चैप्टर हैं आपका, 79 इसमें सेक्शन है, धाराएं हैं, पूरे इंडिया पे लागू होता है। ठीक, और आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रभावशाली तरीके से डिजास्टर को जो है मैनेज किया जा सके, प्रबंधन हो सके, उसके मिटिगेशन से संबंधित, क्षमता को बढ़ाने संबंधित क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब पे फोकस होता है। जो भी लोग अफेक्ट हो गए हैं इसके डिज़ास्टर से, उनकी वापस ज़िंदगी लाई जा सके, उनको हेल्प किया जा सके। और इसी एक्ट में जो एक संस्था बनाई गई, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक,
जिसके जो है चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। और एनडीएमए में कोई मतलब 9 मेंबर से ज़्यादा नहीं होते हैं, और वाइस चेयरपर्सन भी होता है। लिक्विड ऑक्सीजन क्या है, इसका कलर समझ लो, पेल ब्लू कलर होता है, मतलब एक हल्का नीला रंग होता है, ठीक। और आपका स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होता है ये, और कायरोजेनिक नेचर का होता है, मतलब काफ़ी ठंडे उसमें रखा जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है मटेरियल जिस चीज़ को भी छूता है वो उसको काफ़ी ब्रिटल बना देता है, मतलब बेहद भंगुर बना देता है ये। और लिक्विड ऑक्सीजन जो है काफ़ी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल ये है कि आपका जो जीवित चीज़ से बना हुआ है और जिसके अंदर CHNO है, ठीक। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है और उसके अंदर CHNO है और जीवित मटेरियल है, उसको जलाने में काफ़ी तीव्रता से और काफ़ी जो है अत्यधिक जो है तेज़ी से इसको जलाता है लिक्विड ऑक्सीजन, इन मटेरियल्स को, ठीक है। तो इसलिए कई सारे जो है इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है। कॉमर्स अगर वाणिज्य में देखा है तो लिक्विड ऑक्सीजन को एक इंडस्ट्रियल गैस की जो है वो वर्गीकरण किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इसका इंडस्ट्री में, मेडिकल पर्पज़ के लिए। और क्या होता है कि ये बनती तो नेचुरली एयर से ही है, जो नेचुरली जो हवा है हमारी वही बनती है। और कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, ठीक। आपका क्रायोजेनिक वायर पृथक्करण संयंत्र से आपका जो है सेपरेशन प्लांट में भिन्नात्मक आसवन द्वारा प्राकृतिक रूप से वायु में पाए जाने वाले ऑक्सीजन में तरल ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ठीक है। तो एयर से बनाते हैं आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आप लोग के समझ जो है मैंने पेश करी हैं। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया जो है तीसरा सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करने वाला देश बन गया है। पहला USA है, फिर चाइना है, ठीक। और ये वाली जो फिर इंडिया है, ठीक है। फिर इसके बाद जर्मनी है आई थिंक, चलिए इसकी भी बताऊँगा, नहीं रशिया है, सॉरी रशिया है, ठीक है, रशिया है आपका। और फिर अभी इसकी बताता हूँ रेट जो है, ठीक है। तो अब देखो, इसको सिप्री ने किया है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने वाली रिपोर्ट निकाली है। और इसने एक अच्छा तथ्य बताया कि 2019 था और 2020 में सबको पता है कोविड आ गया। तो कोविड आ गया तो लोगों का जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हेल्थ पे जो है पैसा ज़्यादा लगना चाहिए था, मनी ज़्यादा लगना चाहिए था। लेकिन कुछ भी हो, जो मिलिट्री की स्पेंडिंग है, सैन्य जो हमारे खर्चे हैं, वो 2019 के कंपैरिजन में 2020 में बढ़े हैं, बल्कि कोविड था तब भी बढ़े। और ये पूरे वर्ल्ड में हुआ है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हुआ है, ठीक। और आपका ये चीज़ है। और ये जो है आपका सैन्य में सबसे ज़्यादा USA, चाइना, इंडिया, फिर रशिया है, फिर आगे के अभी देखेंगे, ठीक। और US देखिए 39% जो है पूरी दुनिया में, अगर मान लीजिए 100 रुपये मिलिट्री पे खर्चा होता तो 39% तो खाली USA कर रहा है, 13% चाइना कर रहा है, और 13, और इंडिया जो है 3.7 कर रहा है, ठीक। अब देखो USA कितना ज़्यादा पैसा खर्चा करता है यार। USA 778 बिलियन, 778 बिलियन जो है 2020 में इसने खर्चा किया। चाइना ने इसका जो है 252 बिलियन अपना जो है खर्चा किया। इंडिया ने 72.9 बिलियन खर्चा किया। देख रहे हो कितना कम है। इंडिया जो है का 10 गुना खर्चा USA करता है हर साल। और ये वाली बात है। और इंडिया के करीबन जो है कितना, 3 गुना, 3.5 गुना के करीब करता है खर्चा चाइना। तो ये चीज़ है। और देखो जो बढ़ा है 2019 से 2020 में, कोविड ईयर होने के बाद भी इंडिया की स्पेंडिंग बढ़ी है 2.1, चाइना की 1.9 और USA की 4.4%, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 2020 में 2019 से ओवरऑल पूरे एशिया में और ओशियानिया में देखोगे अगर, तो वो 2.5% बढ़ी है। और 2011 से अगर कंपेयर करोगे तो 47% बढ़ी है। तो मतलब अगर यहाँ पे ये इस चीज़ का सूचक भी है, इंडिकेटर भी है कि मिलिट्री, मतलब आप मान लीजिए आपको कोई मतलब कोई वेपन खरीदना है तो आप क्यों खरीदना चाहते हो? क्योंकि आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी का थ्रेट है या फिर सिक्योरिटी से संबंधित जो है भय है, ठीक। आपके ऊपर जो है हमला हो सकता है, तो आप अपने आप को तैयार करते हो, ठीक। और ये देखा गया है कि आपके पास भी पिस्तौल, सामने वाले की पिस्तौल, तो पिस्तौल चलती नहीं है फिर, लेकिन दोनों के पास होना जरूरी है, किसी एक के पास होगी। तो इसलिए क्या है, मिलिट्री पे स्पेंडिंग बढ़ रही, तो इसका मतलब अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी, लोगों के बीच में ट्रस्ट कम हो रहा है, इन सब चीज़ों का सूचक है ये, ठीक। तो ये चीज़ है। और अदर जो टॉप स्पेंडर्स हैं वो कौन है? रशिया चौथे पे हो गया, UK पाँचवें पे हो गया, सऊदी छठे पे हो गया, जर्मनी और फ्रांस जो है 7वें 8वें, मतलब ये कंबाइंड हो जाएगा क्योंकि 53 बिलियन दोनों ही करते हैं,
ठीक, इसी प्रकार से हमारा जो है खत्म होता है। अगला जो फेवरेट सेक्शन हमारा कॉमन है आईएएस पीसीएस। इसमें हम लोग ये समझते हैं कि पढ़ने के बाद में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए एग्जाम के हॉल में, क्या ट्रिक्स यूज करते हैं, किन चीज़ों पर ध्यान देना, सब समझते हैं यहाँ पर। नियो 01 इससे संबंधित जो है कुछ कथन बताएंगे, आप लोग बताना कौन सा सही है। तो किससे, और कथन सही वाले आपको चुनने हैं। जापान के एक स्पेस माइनिंग स्टार्टअप, ठीक, स्पेस जैसे कि हम खुद मतलब वो करते हैं, माइनिंग करते हैं आयरन का, वैसे ही स्पेस में माइनिंग करने का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है नियो 01। इसको जापान ने लॉन्च किया। क्या ये सही है कि गलत है? अभी न्यूज़ में था, देखिए जापान वाला गलत है, चाइना ने लॉन्च किया है। देख लो कितना आगे चलता है ये लौंडा, मतलब सॉरी, ये कितना आगे चलता है ये बंदा, जो है कि अभी जो स्पेस में जो है काफ़ी डेब्रिज होने वाला है। अच्छा, पहला वाला गलत है तो आपका ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। जो स्पेस है हमारा, अर्थ हो गई, इसके बगल में कई सारे सेटेलाइट का जो है मलबा है, उसको हटाने के लिए अभी से देखो चाइना काम कर रहा है। और ये स्टार्टअप इसने अपना एक भेजा भी है, एक मतलब सेटेलाइट के थ्रू, और वहाँ से वो जो है स्पेस की जो डेब्रिस है, मलबा है, उसको पकड़ के जो है उसको वहाँ से हटाएगा। ये कार्य कर रहा है। आगे आने वाले टाइम में इसका कमर्शियल यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अभी से चाइना ने चालू कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक, अंतरिक्ष मलबे को हटाना चाहता है। और ये जो रोबोट है आपका नियो 01 रोबोट, ये लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च जो है 6 रॉकेट से। तो ये स्टेटमेंट सही है, चाइना ने चालू किया, ये ध्यान देने वाली बात है। लो अर्थ ऑर्बिट में काम करेगा, जिसमें कि कौन सा होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है लो अर्थ ऑर्बिट में, करीबन 400 किलोमीटर के आसपास है अपने धरती के ऊपर। ठीक, तो अब देखिए अगला जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये आप लोग को आंसर्स का अच्छे से आना चाहिए अगर आप लोग हमें रोज़ फॉलो कर रहे हैं। आदित्य L1 सपोर्ट सेल जो है AL1SC से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। ये एक जो है जॉइंट एफर्ट है, किसका, आदित्य आपका इसरो का और एरीज का। ये मैंने अभी कराया था पीछे आप लोग को डिटेल में। ठीक, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ये कहाँ पे कमेंट करके बताइए। एरीज और इसरो का जो है जॉइंट एफर्ट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट सही, तो ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वन है ही नहीं। तो ये क्या हुआ कि आपने एलिमिनेट कर लिया एक ऑप्शन, 3 वाले हो गए। ये वाले जो 3 ऑप्शन, एक मतलब आपने एलिमिनेट कर लिया, 3 में से कोई एक आंसर। ये थर्ड रीडिंग में आप लोग को क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक, जो नॉलेज है वो AL1SC प्रोवाइड करेगा साइंटिस्ट को, जो कि बताएगा कि किस तरीके से क्या हेलियोस्फीयर जो होता है सन का, उसके बारे में बताएगा। देखो सन होता है, सन के जो है ऐसे करके हेलियोस्फीयर बनाता है सन। ठीक, उसमें हेलियोस्फीयर सन से संबंधित होता है। तो उसके बारे में जो है आपका ये एरीज जो है या फिर AL1SC जो सपोर्ट सेल है, वो बताएगा ये साइंटिस्टों को कि क्या क्या फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं हेलियोस्फीयर की टू द सरफेस ऑफ द सन, मतलब यहाँ से इस सन के सरफेस तक के बीच में क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि सन हो गया, फिर L1 हो गया, ठीक, फिर अर्थ हो गया। तो अर्थ L1 जो पोजीशन है वहाँ पे हम ये आदित्य L1 अपना भेज रहे हैं ताकि ये सन को स्टडी कर सके। ठीक, सन को स्टडी कर सके, और साथ ही साथ जो है इसके बीच में जो अर्थ और सन के बीच में जो ये आपका स्पेस है, इसके बारे में भी बता सके। तो ये हेलियोस्फीयर का ही पार्ट हो जाएगा। ये एरीज जो है ये सेटअप किया जाएगा हल्द्वानी उत्तराखंड में। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, सारे स्टेटमेंट इसमें सही हैं। और ये मैंने आप लोगों को कराया भी था, पीरियोडिक ट्रेनिंग होगी। और आदित्य L1 जो है इंडियन स्पेस मिशन है, सन को जो है इसको स्टडी करना है, सूरज को। और जो रीज़न है आपका अर्थ और सन के बीच में, इसके बारे में भी 7 पेलोड हैं। आपका एरीज जो है ग्राउंड सपोर्ट मॉनिटर कोऑर्डिनेट करेगा वर्क को अपने पेलोड से। ठीक, ये देखिए ये हेलियोस्फीयर है। ठीक, ये आपका सोलर सिस्टम पूरा हो गया। ये आप थोड़ा सा रेजोल्यूशन आप लोग 480 720 पे कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक, वे अगर ये जो है नासा का एक वो है कि सन को स्टडी कर रहा है, और ये देखिए टर्मिनेशन शॉक है, ये पूरा हेलियोस्फीयर है। तो ये वाली चीज़ है, इसके बारे में भी आपका AL1SC बताएगा। तो इसी के साथ में हम लोग आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप लोग को UPSC और EPFO 2020 का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग 8564880530
और या फिर 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। चलिए फिर आप लोग से सुबह मुलाकात होगी कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।